नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का विषय जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है पेट में एसिडिटी या बदहज़मी। और मेरे विचार में ये विषय हमारी दुनिया में रहने वाले हर लोगों के लिए ज़रूरी है। ये अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका विचार इस बीमारी के बारे में बदल जाएगा और आप शायद अपना ट्रीटमेंट बदल दें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को पूरा देखिएगा, इस शो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ और एक रैशनल तरीके से सोचेगा, क्योंकि यह वो फंडामेंटल चेंज कर देगा जो आपके पहले से हैं। तो मेरा विषय मैंने आपको बताया, बदहज़मी या जो एसिड हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है वो क्या है, कितना है और कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग आपकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं उनको आप पहले तो नकारते हैं कि वो गलत है, लेकिन जब सोचते हैं गहराई में तो दो इशू हो सकते हैं। या तो आप उससे सहमत हो जाए या उस पर्सन को आप बिल्कुल निगेट कर दें और उसको सजा दें। तो आपके ऊपर है कि आप इसको ठीक समझते हैं या नहीं समझते। क्योंकि अगर हमें हिस्ट्री देखते हो तो गैलीलियो थे, एक बहुत बड़े भूगोल शास्त्री, और उन्होंने कहा था कि धरती गोल है। और उसको उस समय की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ने ज़िंदगी भर के लिए जेल दे दी थी, ताकि उनकी जेल में ही डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट्स को चैलेंज किया था। तो आप के बेसिक कंसेप्ट्स को जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के हैं खूब पढ़ने के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूं, तो आप ये समझिएगा कि ये ठीक है कि नहीं है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से ये हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक से फिर छोटी आंत में जाता है। यहीं पर सारी कहानी शुरू होती है। हमारे पेट में जो एसिड बनता है वो रियली एसिड होता है और उसका पीएच होता है 0.8 to 3। और जो हमारे बदन में ब्लड का पीएच आप देखेंगे वो होता है 7.4। तो पीएच में कितना फ़र्क हो गया। पेट का एसिडिटी में इतना एसिड होता है कि वो अगर आप किसी कार के ऊपर डालेंगे तो उसके पेंट को उखाड़ सकता है, पेंट को उखाड़ सकता है, इतना ज़बरदस्त एसिड होता है। और ये एसिड हमारे स्टमक को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज हमारे स्टमक में एक म्यूकस लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग का काम होता है जो एसिड बन रहा है उसको हमारे स्टमक के सेल्स को नुकसान ना करे। और इस एसिड के ऊपर की जो लाइनिंग होती है हमारे स्टमक से लेकर हमारे फूड पाइप के बीच में, उस जंक्शन को लोअर इज़ोफेशियल जंक्शन कहते हैं। लोअर इज़ोफेजियल स्फिंक्टर से वो शुरू होता है, जिसको LES भी कहा जाता है। और उसके ऊपर जो इज़ोफेगस के सेल होते हैं वो बाकी आंत के तरीके के होते हैं। यहाँ पर गैस्ट्रो इज़ोफेजियल स्फिंक्टर की ये इम्पोर्टेंस है कि जो हम खाना खाते हैं ये स्फिंक्टर खुलता है और खाना पेट में डाल देता है, और पेट से खाना या एसिड वापस नहीं जाता। जिस तरीके से आप अपनी कार में टायर में हवा भरवाते हैं और वो एक वैल्व होता है, उस वैल्व से हवा जो है नीचे ट्यूब में जाती है और वापस नहीं आती, और जो वापस आने लगे तो कहते हैं वैल्व ख़राब है और टायर ख़त्म होने लगता है, उसके अंदर प्रेशर कम होने लगता है। सिमिलरली अगर ये वैल्व जो हमारे स्टमक और फूड पाइप के बीच में है, अगर ये लैक्स हो जाए, लूज़ हो जाए, तो एसिड ऊपर आना शुरू होता है। इसलिए कुदरत ने इसको रोकने के लिए दो तरीके दिए हैं। एक तो है जो वहाँ पर मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर होता है, उससे ये कंस्ट्रिक्टेड रहता है। दूसरा है इस कंस्ट्रिक्शन के दोनों तरफ डायाफ्राम, चारों तरफ डायाफ्राम होता है जो डबल काम करता है, जो इसको कंस्ट्रिक्ट करता है मस्कुलरली। मसल से डायाफ्राम के ये लोअर इज़ोफेजियल स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्टेड रहता है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स वगैरह से इज़ोफेगस से स्टमक के बीच में ये कंस्ट्रिक्टेड रहता है। और ये तभी खुलता है जब हम कुछ खाना खाते हैं वो गल्प करते हुए इंटेस्टाइन में जाए, या इनवॉलेंटरली जब कोई किसी को डकार आता है तो ये खुलता है, ताकि पेट की गैस बाहर निकल जाए, जिससे हम सब लोगों को एक्सपीरियंस है। तो ये एसिड जो बनता है इसका क्या काम होता है? ये एसिड बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे शुरू में बताया इसका pH 0.8 to 3 होता है। जो ये जानवर होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जैसे शेर है, भेड़िया है, ये जो खाते हैं ये
मांस के साथ हड्डी भी चबा जाते हैं, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा एसिड बनता है कि वो हड्डियों को भी गला सकता है। ह्यूमन बॉडी में इतना ज़्यादा एसिड नहीं होता है, इसलिए हम लोग हड्डी नहीं खाते, जो कार्निवोरस होते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं, जो एनिमल मीट खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर होता है इवन वेजिटेरियंस में, नॉन वेजिटेरियन में एसिड, जो हमारे शरीर में हमारे खाने वाले हर स्ट्रॉन्ग जैसे डाइजेस्टिबल पदार्थ है उनको हजम कर जाए। अब इसमें एसिड का क्या काम हुआ? जो हम खाते हैं उसको एसिडिफाई करके ये फ्रेगमेंट्स में बांटे और साथ में हमारे खाने में मिले हुए सारे नॉन वांटेड बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट उनको हजम कर ले। और ये एसिड का एक और ज़रूरी काम होता है कि ये पैंक्रियास से निकलने वाली एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे जब ये एसिड गैस्ट्रोइजोफेजियल जंक्शन के बाद जब ड्यूडेनम में जाता है, छोटी आंत के शुरू में जाता है, तो पहले 10 सेंटीमीटर में एक ओपनिंग होती है जिससे कि पैंक्रियास के जूसेस और गॉल ब्लैडर के जूसेस मिलकर इस एसिड से मिलते हैं। अब जो पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम है जो पैंक्रियास बनाता है, उसको पेप्सिन बनाने में जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, ये एसिड काम करता है। दूसरा, ये सिग्नल देता है गॉल ब्लैडर को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो एक कॉमन मैन को भी पता होनी चाहिए। ये सिग्नल देता है गॉल ब्लैडर को कि भाई अब तू पिचक, अब तेरे कंस्ट्रिक्ट करने का टाइम आ गया है कि जो जूसेस मैं बना रहा हूँ वो तू निकाल। अब ये कुदरत का खेल देखो, जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, जो हजम करने में काम करता है, वो एल्कलाइन होता है। जब स्टमक में पहुंचता है तो सीवियर एसिड होता है, और जो पेंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं वो फिर जो ये गॉल ब्लैडर के जूस, ये फिर एल्कलाइन होते हैं। और जब एल्कलाइन जूसेस गॉल ब्लैडर के इस एसिड से मिलते हैं तो फिर एक सिजल प्रोड्यूस होती है जिसमें बैक्टीरिया और मर जाते हैं, और जो हमारे अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं। तो दूसरे शब्दों में एसिड बैक्टीरिया गंदे मारता है, फंगस गंदे मारता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, गॉल ब्लैडर के जूसेस बाहर निकालता है, और इन सब से एसिड अपना काम करता है। अब कहानी ये शुरू होती है कि जब एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ना पेप्सिन पूरा प्रोड्यूस होगा, ना गॉल ब्लैडर पूरी तरह कंस्ट्रिक्ट कर पाएगा, ना बैक्टीरिया मर पाएंगे, और इन बैक्टीरिया को पूरी तरह ना मरने से क्या होगा? सीबो प्रोड्यूस होगा। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, गॉल ब्लैडर पूरी तरह कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तो गॉल ब्लैडर स्लगिश हो जाएगा, गॉल स्टोन्स बनने का चांस बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? पेप्सिन नहीं बन पाएगा, पेप्सिनोजन जो पैंक्रियास बना रहा है वो बेकार जाएगा, और ये प्रोटीन्स हैं इनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और ये एसिड नीचे इंटेस्टाइन में जाकर जो खराब बैक्टीरिया जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थे वो बढ़ाता जाएगा या उनके ऊपर असर नहीं कर पाएगा, और बदहज़मी प्रोड्यूस होगी। और गॉल ब्लैडर काम ठीक नहीं करेगा, फैट्स ठीक एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सारे फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं आ पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएंगे, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जो भी नाम आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जानते हैं वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और इन सब से क्या होगा? हमारा हाजमा टॉपसी टर्वी हो जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जब वो 50 साल के क्रॉस करता है, ये एसिड बनना कम शुरू हो जाता है, एसिड कम बनने लगता है। और दूसरा, मोटापे से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से, अगर आप हैवी मील खा लेते हैं, फैटी मील खा लेते हैं, तो उससे जो हमारा गैस्ट्रोइजोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी ओपनिंग लैक्स होने लगती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एक तो एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है, दूसरा जो फूड पाइप से स्टमक का जंक्शन है वो लैक्स होने लगता है। एक तो डायफ्राम मसल लैक्स हो जाएगा, दूसरा लोअर ईजोफेजियल स्फिंक्टर लैक्स हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, कब कब होगा? जब आप हैवी मील खाएंगे, जब आप फैटी मील खाएंगे, जब आप सिगरेट पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे वगैरह। तो उससे क्या होगा? जो एसिड बनेगा वो वापस आपके ईजोफेगस में जाना शुरू कर देगा, फूड पाइप में जाना शुरू कर देगा। और हमारे, मैंने जैसे शुरू में बताया था, हमारे फूड पाइप की लाइनिंग ऐसी नहीं है जो इस एसिड को बर्दाश्त कर पाए, और जो हमारे स्टमक की लाइनिंग डिफरेंट होती है। तो जब ये एसिड हमारे
फूड पाइप में जाएगा और ये ऊपर तक जाकर गले में जा सकता है, तो ये अपने इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब से क्या होगा, हमारे को सिम्टम आएंगे गला खराब के, गले में खराश के। अगर ये फेफड़े में चला जाए तो दमा प्रोड्यूस करेगा, और अगर हमारे ये फूड पाइप में देर तक रहेगा तो वहाँ पर लाली प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से जैसे आप कभी मसाले वाला डोसा खा ले, मिर्ची खा ले, तो आपकी जीभ लाल हो जाती है, उसी तरह का आपकी पूरी फूड पाइप लाल हो जाएगी। और ये लंबा चले जाए तो इसको बैरेट्स ईज़ोफेगस या कैंसर ऑफ ईज़ोफेगस तक में ये कन्वर्ट कर सकता है। और ये ऐसे नीचे नहीं जाएगा तो जैसे मैंने आपको सारा बताया था, बदहज़मी प्रोड्यूस कर देगा। और इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, एसिड कम बन रहा है फिर भी ये लक्षण कर रहा है, तो रादर देन इस एसिड को प्रोडक्शन की जगह हम पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटाप्राजोल, रेमिप्राजोल, ओमिप्राजोल देना शुरू करते हैं, और उससे सिम्टम तो दूर हो जाते हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। आज का मेरा आपको बताने का विषय ये था, और अब मैं इस पूरी सीरीज़ में आप किस तरीके से एसिड रिफ्लक्स से बचें, आप आगे क्या क्या मैन्यूवर लें और आपको क्या करना चाहिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं आगे बनाऊंगा। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। पर मैं आपको हिंट दे दूं कि सेक्स की वीकनेस, थकान, शुगर, बीपी, साइंटिफिकली अच्छी तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एलर्जिक डिसऑर्डर, ये सब मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगा किस तरीके से साइंटिफिकली एक सिंपल एसिड रिफ्लक्स को कम होने पर जब हमारी छाती में जलन होती है, जिसको ठीक करने के लिए आप उल्टा एसिड को और कम बनाने के, जब एसिड पहले कम बना रहा है और कम बनाने के लिए एंटासिड और ये पीपीआई पंप इनहिबिटर ले लेते हैं, और किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते जाते हैं। तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, आप मेरे आगे के वीडियोस को फॉलो करते रहना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ये वाला कंटेंट कुछ समझ आया है तो आप इसको आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैं चाहूँगा इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आप एक मोटिवेटेड सोच से इसको देखेंगे। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।